नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का आज अंतिम दिन। मतदान बृहस्पतिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड की उत्पत्ति के बारे में रिपोर्ट आज जारी करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान में 9वें मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया सम्मेलन में भाग लेंगे। स्वेज नहर में फंसे मालवाहक जहाज के हटने के बाद यातायात सामान्य हुआ। अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाई। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। पिछले 76 साल में मार्च का सबसे अधिक गर्म दिन। और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग की रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को और तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, डेबरा और पौशकुड़ा पश्चिम में 3 रोड शो करेंगे। वे डायमंड हार्बर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज असम पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा केरल के कई जिलों में नुक्कड़ बैठकों को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज सवेरे पालक्काड में ऐतिहासिक फोर्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये श्री मोदी की पलक्कड़ की दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पलक्कड़ सीट पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। पलक्कड़ के चुनावी प्रचार में पेयजल, कृषि उद्योग और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस चल रही है। प्रकाश श्रीधरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 26 महिलाओं समेत कुल 345 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। राजनीतिक दलों के अनेक दिग्गज नेता आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार राज्य विधानसभा के चुनाव में अनेक पत्रकार भी मैदान में हैं। एक पत्रकार के रूप में कई सालों तक सुर्खियां लिखने के बाद असम के कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार इस बार उम्मीदवार के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अदीप फुकन असम जातीय परिषद के लिए इस गुवाहाटी सीट पर अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ रायजोर दल पूर्व समाचार वाचक दिवस फुकन को टिकट दिया है। एक अन्य पूर्व वरिष्ठ पत्रकार मंजित महंता प्रतिष्ठित दिसपुर सीट के लिए मैदान में है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास चुनाव में पतसरगुसी सीट से लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने कमलपुर सीट से पूर्व पत्रकार किशोर भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा।
इस चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 19 महिलाओं समेत 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों, बांकुड़ा की 8 सीटों और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव के दूसरे चरण में अनेक राजनेताओं से लेकर फिल्म अभिनेताओं और पूर्व मंत्रियों से लेकर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रचारक और गृहमंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम और डेबरा समेत 3 जगहों पर रोड शो करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भी 4 रोड शो करेंगे, जिनमें नंदीग्राम भी शामिल है, जहां शुभेंदु अधिकारी भाजपा के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी अपने चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम में रोड शो जारी रखेंगी। संयुक्त मोर्चा समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी की भी घर घर जाकर प्रचार करने की संभावना है। बाद के चरणों के लिए प्रचार कार्य जारी है। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के नेता प्रचार के लिए विभिन्न जिलों के दौरों पर हैं। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने चेन्नई में पत्रकारों को बताया कि राज्य में मतदान के लिए कुल 1,55,102 ईवीएम के जरिए मतदान कार्य संपन्न किया जाएगा। देश में अब तक 6,05,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 6 करोड़ व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और ये गति और भी आगे बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो व्यक्ति 45 साल की उम्र के हैं, उन सबको अब टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी। तो जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45 प्लस के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं, 8,000 केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब 62,000 केसेज रोज आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 68,000 से अधिक नए लोगों में संक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.32% है। कोविड से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कुल संक्रमित लोगों में से 84.5% इन्हीं 8 राज्यों से हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अभी तक कुल 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोरोना वायरस के 1,904 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में संक्रमण के कुल 6,59,619 मरीज हैं। अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 11,012 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 6,40,575 है। महाराष्ट्र में कोविड मामलों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 31,643 नए मामले सामने आए। इसके अलावा संक्रमण से 102 मरीजों की मृत्यु हुई। राज्य में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.98% है। कल 20,854 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85.71% है। इस समय राज्य में 3,36,584 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि बेंगलुरु शहर सहित कई स्थानों पर कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग में मृत्यु दर ज्यादा है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड के सुरक्षा मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपार्टमेंट में पार्टी बनाना, स्ट्राइक और प्रोटेस्ट में भाग लेना, इन पर 15 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें। राज्य में कल 2792 नए कोविड केसेस, 16 मृत्यु और 1964 पॉजिटिव केसेस की रिकवरीज की रिपोर्ट आई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.20% पहुंचा है, मगर मृत्यु प्रमाण 0.57% रहा। कल स्वास्थ्य विभाग ने 87,197 कोविड टेस्ट किए, जिनमें से 83,142 आरटीपीसीआर टेस्ट थे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 4 देशों में कल भारत निर्मित कोविड वैक्सीन की प्राप्त की गई। वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी, जिम्बाब्वे, नाइजर और पराग्वे पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने कहा कि वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन रक्षक कोविड टीकों की 1 लाख खुराक फिजी पहुंच गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पराग्वे के राष्ट्रपति मैरितो एब्दो ने भारत को वैक्सीन की 1 लाख खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन डेमोंडजो मननगागुआ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन की 75,000 खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया। नाइजर के लोक स्वास्थ्य मंत्री अहमद बोटो ने भारत के राजदूत से वैक्सीन की 25,000 खुराक हवाई अड्डे पर प्राप्त की। वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत अब तक 70 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है। कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आज जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जानवरों से इंसानों में वायरस का महामारी के प्रकोप का प्रमुख कारण हो सकता है। सीएनएन के अनुसार रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में किसी जगह पर चमगादड़ों से अन्य प्राणियों में वायरस फैला और इसके बाद वुहान के बाजार में पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित सभी अवधारणाएं सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में आगे के अध्ययन से संबंधित बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के उस दल ने सार्स-कोव-2 वायरस की उत्पत्ति के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट सौंपी, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में वुहान का दौरा किया था। रिपोर्ट को अन्य सदस्यों के पास भेजा गया था और उसे सार्वजनिक करने पर रोक लगी हुई थी। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन को कोविड-19 के प्रकोप के बारे में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और इस पर जवाबदेही की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। मतदान बृहस्पतिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड की उत्पत्ति के बारे में रिपोर्ट आज जारी करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तजाकिस्तान में 9वें मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया सम्मेलन में भाग लेंगे। सुएज नहर में फंसे मालवाहक जहाज के हटने के बाद यातायात सामान्य हुआ। अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाई। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, पिछले 76 साल में मार्च का सबसे अधिक गर्म दिन। और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग की रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी 1/3 से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17वीं लोकसभा के बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया है। ये सत्र 29 जनवरी को आरंभ हुआ था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया है। राज्यसभा को इस महीने की 25 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है। ये हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला तस्करी के कथित सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला को आज अपने कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। मांझी को कोलकाता में सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इससे पहले सीबीआई ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने कोयला घोटाले के सिलसिले में मेनका गंभीर के पति और ससुर से भी पूछताछ की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की और अफगान शांति प्रक्रिया पर चर्चा की। दोनों नेता 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुशांबे में हैं। सम्मेलन की मेजबानी ताजिकिस्तान कर रहा है। ये सम्मेलन अफगानिस्तान में शांति के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहमति को मजबूत करने पर केंद्रित है। पिछले सप्ताह अफगान विदेश मंत्री हनीफ अत्तार ने भारत का दौरा किया था। नेपाल में जंगलों में लगी आग के कारण वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण सरकार ने शुक्रवार तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। एक आपातकालीन बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि वे विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जहां परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उचित सुरक्षा मानकों और उपायों के साथ खुले रह सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को घरों में ही रखें। नेपाल के 54 से अधिक जिलों में जंगलों में आग लगी हुई है और आग के कारण पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता में बहुत कमी आई है और कई इलाकों में धुआं फैल गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह सांस लेने लायक हो जाएगी। शुक्रवार से इस हिमालयी देश का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। सुएज नहर में करीब एक सप्ताह से फंसा मालवाहक जहाज एवर गिवन अब वहां से निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज अब नहर के किनारे से 45 किलोमीटर दूर ग्रेट बिटर लेक की ओर बढ़ रहा है। जहाज को निकालने के लिए चलाए गए अभियान में शामिल कंपनी बोस्केलिस ने कहा है कि वहां जहाज का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने विशालकाय एवर गिवन मालवाहक जहाज को निकालने के लिए चलाए गए अभियान की कामयाबी पर खुशी जताई है। इस जहाज ने सुएज नहर को 6 दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया था। जहाज को निकालने के काम में लगी कंपनी के प्रमुख ने कहा कि इस काम में देर होने के कारण दबाव बना हुआ था। सुएज नहर प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एडमिरल ओसामा रबी ने घोषणा की है कि पनामा का ये मालवाहक जहाज सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। जहाज को खींचकर और उसे धक्का देकर उसकी दिशा को 80% तक वास्तविक स्थिति में लाया गया। इस बीच पोत के तकनीकी प्रबंधन के प्रभारी ने बताया कि जहाज पर सभी 25 भारतीय चालक दल सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ऑल इंडिया सीफर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने कहा कि चालक दल में शामिल 25 भारतीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के हैं।
उधर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा जहाजरानी महानिदेशालय ने मुंद्रा स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और हजीरा बंदरगाह से कहा है कि वे एक कार्यनीति तैयार करें ताकि सुएज नहर खुल जाने के बाद एक से अधिक जहाजों को एक साथ जगह दी जा सके। अमेरिका ने म्यांमा में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी तक उसके साथ 2013 के व्यापार और निवेश समझौते के अंतर्गत सभी तरह के कारोबार तत्काल प्रभाव से रोक दिए हैं। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने ये जानकारी दी। म्यांमा में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से चल रहे प्रदर्शनों के बीच शनिवार का दिन बेहद खून खराबे वाला रहा। वहां 114 लोग मारे गए थे। कल भी सड़कों पर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान 5 और लोग मारे गए। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि म्यांमा के सुरक्षा बल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों, छात्रों, मजदूरों और नेताओं तथा बच्चों की हत्या कर रहे हैं। ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिला देने वाली हैं। इस बीच समाचार मिले हैं कि म्यांमा के पूर्वी प्रांत करेन में हजारों लोग हवाई हमलों से बचने के लिए थाईलैंड भाग गए हैं। म्यांमा के सुरक्षा बलों ने रविवार को देश भर से जुटे उन लोगों पर हवाई हमले किए जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 114 लोगों के प्रति शोक प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। थाईलैंड के लोक सेवा प्रसारक ने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 3000 लोग उत्तर पश्चिम प्रांत माए हांग सोन पहुंचे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चांचा ने कहा है कि उनकी सरकार म्यांमा से संभावित शरणार्थियों को शरण देने की तैयारी कर रही है। म्यांमा में 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद से जारी विरोध प्रदर्शनों में 450 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी लोकतंत्र बहाल करने और गिरफ्तार की गई नेता आंग सान सूची की रिहाई की मांग कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने पर्यावरणीय पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए वन्यजीव विभाग के साथ समन्वय कर विभिन्न वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में 7 नए मार्गों के विकास को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटन विभाग के साथ मिलकर वन क्षेत्र को संरक्षित करके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक परिषद ने पर्यटकों और वन्यजीवों तथा विश्राम गृह सहित मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों के विकास की मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मार्च में 1945 के बाद सर्वाधिक है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में प्रचंड गर्मी की लहर चल रही है क्योंकि इस समय अधिकतम तापमान औसत से 8 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री होने पर तेज गर्मी की घोषणा कर दी जाती है और यदि ये औसत से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो इसे प्रचंड गर्मी माना जाता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह तापमान में गिरावट आएगी और रविवार तक ये 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रेनहोम भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को नई रफ्तार देने पर सहमत हो गए हैं। श्री प्रधान की कल अमेरिका की मंत्री के साथ वर्चुअल तरीके से शुरुआती बैठक हुई, जिसमें समझौते की समीक्षा की गई। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई प्राथमिकताओं की झलक मिलनी चाहिए। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि कम कार्बन उत्सर्जन के तरीकों के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। बैठक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अधिक सहयोग करने और अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को उन्नत स्तर पर ले जाने पर भी सहमति हुई। इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की तीसरी बैठक जल्द से जल्द आयोजित करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने इस क्षेत्र में दोनों देशों की विशेषताओं का लाभ उठाने के प्रयासों को तेज करने का भी निर्णय लिया। इंग्लैंड के साथ तीसरे एकदिवसीय मैच में 7 रन से जीत के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे एकदिवसीय मैच में जीत के बाद भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की थी। इस हार के बावजूद इंग्लैंड 40 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। जहां इंग्लैंड के 40 अंक हैं, वहीं भारत के 29 अंक ही हैं। ये सुपर लीग इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के साथ
30 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी। इसमें आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य देशों की टीमों के साथ नीदरलैंड भी शामिल है। इस चैंपियनशिप की 8 शीर्ष टीमें भारत में होने जा रही 2023 विश्व कप के लिए स्वतः क्वालिफाई कर जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विशाल। होली के अवकाश के कारण आज अधिकांश प्रमुख समाचार प्रकाशित नहीं हुए हैं। समाचार पत्रों ने अपनी वेबसाइट पर प्रमुख खबरों को दिया है। देश भर में होली उल्लास के साथ मनाए जाने की खबरें समाचार पत्रों में हैं। हिन्दुस्तान ने इसे सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, देश के अलग अलग हिस्सों में खूब उड़ा गुलाल, लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी बधाई। बकौल दैनिक भास्कर, कोरोना के बीच देश ने मनाई होली। उज्जैन में महाकाल से लेकर मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी लाल तक भक्तों ने भगवान के साथ खेली होली। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर को देते हुए अमर उजाला लिखता है कि लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार में मतभेद। सहयोगी दल एनसीपी लॉकडाउन पर सहमत नहीं। 76 वर्ष बाद मार्च में सबसे अधिक गर्म रही दिल्ली। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है, कल होली के दिन दिल्ली में पारा पहुंचा 40.1 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले मार्च 1945 में 40.5 डिग्री दर्ज हुआ था तापमान। स्वेज कैनाल से 6 दिन बाद निकला विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन। दुनिया ने ली राहत की सांस, नवभारत टाइम्स में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन, मतदान बृहस्पतिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड की उत्पत्ति के बारे में रिपोर्ट आज जारी करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान में 9वें मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया सम्मेलन में भाग लेंगे। स्वेज नहर में फंसे मालवाहक जहाज के हटने के बाद यातायात सामान्य हुआ। अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाई। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। पिछले 76 साल में मार्च का सबसे अधिक गर्म दिन। और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग की रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।